नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राजपाल। टुडे वी स्टार्ट ऑफ केबीएस 2018 सब्जेक्ट रहेगा केबीएस 2018 में जो मैथ का पोर्शन आया था उसका सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, जो मैथ का सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम करेंगे। जो क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 26 है तो और एक संख्या है 442, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब एक क्वेश्चन नंबर जो 51 दिया हुआ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तन के 340 गुणे के बराबर है। यदि उसका महत्तम समावर्तक 26 है। अब इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। इस सवाल में दिया हुआ है जो लघुत्तम समावर्तक है, जो लघुत्तम समावर्तक हमें दिया हुआ है महत्तम समावर्तक का या एचसीएफ का 340 गुना है, और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले जो एचसीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है 26, तो एलसीएम की वैल्यू क्या है 340 गुना। 340 गुना में एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है 340 गुना में एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 26, अकॉर्डिंग टू फार्मूले में रख देंगे। और एक संख्या जो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये 10th क्लास से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और एक संख्या है जो है 442 दे रखा है, और एक संख्या है 1 नंबर इज 442। फाइंड द अदर नंबर, दूसरे नंबर बताना है, अदर नंबर या दूसरी संख्या बतानी है। अदर नंबर हमें प्राप्त करना है या दूसरी संख्या। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दूसरी संख्या मान लेते हैं नहीं दिया हुआ, गिवन नहीं है, तो उसको हमने x मान लिया, लेट कर लिया। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या कितनी है 442, दूसरी संख्या x हमने मान ली है। एलसीएम, एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा 340 गुणा में 26 और 80 है 26। इन दोनों को कैंसिल करेंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखें कैसे सोल्व करते हैं। 13 के बारे में 13 2 जा 26। अब ये 13 के टेबल में जाएगा, 13 3 जा 39, पहले 3 पे जाएगा, 44 में से 39 माइनस करेंगे 552, फिर 4 पे जाएगा, और ये 34 बन जा 34, 34 10 जा 340, ये किस पे जाएगा 10 पे जाएगा। तो x 10 2 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 26, तो कुल मिलाकर जो 520 है वो दूसरी नंबर हो जाएगी। ऑप्शन हमारा जो रहेगा, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। संख्या थी स्टेटमेंट है, नाउ रीड स्टेटमेंट वंस अगेन। दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दे रखा है उसके महत्तम समावर्तक के 340 गुने के बराबर है, और जिसका एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 26। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दे रखा है 340 गुना में एचसीएफ, तो एलसीएम हो जाएगा 340 गुना में एचसीएफ। और एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना में एलसीएम। एचसीएफ पहले एलसीएम की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 340 गुणा में 26 और एचसीएफ की वैल्यू 26, और एक संख्या इसमें से दे रखी है 442, और दूसरी संख्या जो हमें निकालनी है वो हमने मान ली है x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 13 के टेबल में काटा। 13 के टेबल में जो 44 है वो 3 पे जाएगा, 52 जाएगा 4 पर, और 13 के टेबल में 26 2 पे जाएगा, और 34 के टेबल में काटेंगे, ये किस पे जाएगा 340 10 पे जाएगा। 10 को 2 से करेंगे 20 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 के 1 0, और 26 2 होता है 52, जो ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहेगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में केबीएस 2018 में आया था, किसी राशि का मिश्रण 2 वर्ष पश्चात हो जाता है, 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय। अब टाइम क्या कर दिया गया है
दुगना कर दिया गया है, 2 की जगह 4 कर दिया जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहले हम वो राशि निकालेंगे और फिर हम सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज से हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट P is equal to 1 plus R अपॉन 100 की पावर T। हिंदी में लिखें मिश्र धन बराबर मूलधन दर बटा में 100 पावर हो जाता है समय। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हम मूलधन निकालेंगे और टाइम को दूसरी बात क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मिश्र धन अमाउंट राशि दे रखी है, जो अमाउंट है 37,632 P 1 प्लस में R जो कितना है? 12%। 12 बटा 100 और जो टाइम है 2 वर्ष है। सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे। 4 की टेबल में 3 पे जाएगा, 4 की टेबल में 25 पे कैंसिल कराएंगे। 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100। इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे आगे? 37,632 और इसके बाद देखेंगे पहले बच्चों 25 बन जाए 25 P प्लस में 3 डिवाइड बाय 25 और क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। 37,632 P कितना हो जाएगा? 28 बटा 25 गुणा में 28 बटा 25। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे। r पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? 37,632 गुणा में 25 बराबर 28 गुणा में 28 बराबर हो जाएगा P। यहां से हम मूलधन निकाल लेंगे। सबसे पहले अगर बड़ी टेबल आपको नहीं आती है तो आप 4 की टेबल में काट सकते हो, 14 की टेबल में काट सकते हो। हम 14 की टेबल में काटते हैं। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 37 में से 28 जाता है तो 9 बच गया, 9 बच गया, 6 डाउन साइड लेंगे तो 96 और 14 6 जा 84, 14 छिके 84, 6 पे जाएगा तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 12। इसके बाद हम 3 डाउन साइड लेंगे। 14 8 जा 112 और इसमें से कुल मिला के 11 बचेगा तो फिर 8 पे जाएगा। तो इसको हम 2 से दोबारा काट सकते हैं। 2 की टेबल में 1 पे जाएगा, 2 की टेबल में 13 और 44। फिर इसको हम 25 की टेबल में काटेंगे, 28 की टेबल में काट सकते हैं, 14 की टेबल में भी काट सकते हैं। 14 2 28, 14 की टेबल में काटेंगे, ये 9 पे जाएगा, 14 9 होता है 126, तो 134 में से 126 जाएगा तो कुल मिला के 8 रहेगा, 84 जाएगा फिर वो 6 पर। फिर 2 की टेबल में काटेंगे तो आ जाएगा 48। तो हम कुल मिला के प्रिंसिपल आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई और 25 का स्क्वायर हमने जाना ही है 625। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, 8 5 जा 40, 4 कैरी आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी आ जाएगा, 8 6 जा 48 और 2 50। इसके बाद एक क्रॉस 4 5 जा, ये इसका आधा है तो ये 8 से मल्टीप्लाई किया है, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आएगा, क्योंकि ये 8 का आधा है 4 तो इट मींस आधा ही आएगा। तो 0 0 0 0 5 5 10 हो गया, 1 कैरी आ गया, तो कुल मिला के हमारे पास जो मूलधन आ चुका है 30,000 आ चुका है। तो इसीलिए हम जो हमारा मूलधन आ गया है हमारे पास रुपए 30,000। अब वो क्या कह रहा है, जो दर है, दर सेम रहती है 12% ही रहती है और जो समय है वो 4 वर्ष हो जाता है, 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? मूलधन गुणा में दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला हमारे पास, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट हम बात करें जो हम 5th क्लास से करते आ रहे हैं, वो फार्मूला सिंपल लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटा में 100। इस बार अब मूलधन कितना है हमारे पास? 30,000 रुपए है, गुणा में दर कितना है 12%, जो टाइम है वो कितना है प्यारे बच्चों 4 वर्ष है, और डिवाइड में क्या लगाएंगे
100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, पहले 2 जीरो आ गई, यहाँ लगाएंगे 12 4 जा 48, और 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो चुकी है, 12 चौके 48, 48 3 होता है 144, तो कुल मिलाकर जो हमारा साधारण ब्याज रहेगा 14,400 रुपए रहेगा। क्वेश्चन था किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात, मिश्र धन बताया है, मिश्र धन मतलब अमाउंट 12% वार्षिक दर से रेट 37,632 रुपए है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जो ब्याज है हमारा वार्षिक संयोजित होता है, अगर वो अर्धवार्षिक होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है वो दुगनी हो जाती, दर है वो आधी हो जाती, टाइम दुगना हो जाता। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए। जो टाइम इस बार पहले सबसे पहले हमें जो मूल राशि है वो निकालनी पड़ेगी, जो अमाउंट का हमारे पास मिश्र धन का फार्मूला होता है, जब मूलधन 1 प्लस में दर बटा 100 गुणा में समय पावर टी होता है। जो हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है 37,632 बराबर पी 1 प्लस में 32 12 बटा 100, तो कुल मिलाकर हम सोल्व करेंगे, जो हमारे पास मूलधन आ जाता है 30,000 रुपए। 30,000 का हम दर तो सेम रखनी है, जो टाइम पहले 2 वर्ष था अभी क्या हो चुका है 4 वर्ष, और साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का जो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय ओवर 100, या सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, प्रिंसिपल गुणा में दर गुणा समय डिवाइड बाय 100, और फार्मूला लगाकर हम आंसर निकालेंगे तो 14,400, और जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर जो 53 है हमारा, केबीएस पीआरटी 2018 का जो पेपर है, लेवल देखकर आपको पता लग रहा होगा कि जो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो लेवल काफी अच्छा लेवल का ये पेपर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 53 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक किसी अकेले काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर मैथ में हमारा 3, मैथ में बात करें 3rd क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ए अकेला किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है, शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगना अगर काम हो तो कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी, एक काम को, एक किसी काम का जो इसका अगर हम सॉल्यूशन ले, एक किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 4/5 भाग वो पूरा करता है 20 दिन में। तो अगर हम बात करें भी 1/20 भाग 4/5 भाग करता है 20 दिन में पूरा करता है, तो काम रह चुका है 1/5 भाग। अगर हम टोटल दिन में बात करें कि वो दिन कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो टोटल काम मान लेते हैं, माना कुल काम ए पूरा करेगा, ए कितने दिन में, ए दिन में पूरा करेगा, दिन में पूरा करेगा। ये काम कंप्लीट हो चुका है 4/5, और 1/5 भाग अभी इनकम्प्लीट है। अगर हम बात करें, माना कुल काम ए दिन में पूरा करता है, ए कितने दिन में काम को पूरा करता है, काम पूरा करता है, ए काम को पूरा करता है x दिन में पूरा करता है, तो 4/5 गुणा में x, क्योंकि 4/5 भाग वो कर चुका है, बराबर 20। तो कुल मिला के ए जो काम है 20 गुणा में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ए जो पूरा काम है वो 25 दिन में कर देगा। अब क्वेश्चन क्या है, ए अकेला इस काम को ए तथा बी मिलकर, शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को ए तथा बी जो काम बचा हुआ है, अगर ए अकेला जो 1/5 काम है वो 3 दिन में पूरा करते हैं, इनकी एफिशिएंसी 1/5 काम है वो 3 दिन में पूरा करते हैं, तो कुल काम है, टोटल काम कितना हो गया, ए काम, तो मैं 5 को इधर गुणा कर दूं। अगर हम देख लेते हैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी देखिए हम, अगर वो 1/5 काम को वो 3 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हम देखें भी, टोटल काम पूरा काम 5 से मैं इधर गुणा कर दूं, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, तो टोटल काम पूरा करने में जो दिन लगेंगे, इधर हम काम दिन ले लेते हैं, इधर काम ले लेते हैं, तो जो पूरा 1 काम है, एक काम पूरा है वो ए और बी दोनों मिलकर
15 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी इस काम को 15 दिन में करते हैं, ए अकेला इसी काम को 25 दिन में करता है। अगर हम लेक्स के अकॉर्डिंग करें ए और ए प्लस बी, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ए प्लस बी काम को 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले तो लेक्स बनती है 75। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, दोनों अगर वो काम करते हैं, हमारे पास टोटल यूनिट काम है अभी 75 यूनिट काम है। ए और बी की एफिशिएंसी है, एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी, ए प्लस बी मिलते हैं तो 5 यूनिट काम होता है, अगर वो अकेला ए करता है 3 यूनिट काम करता है। तो कुल मिला के हमारे पास a प्लस बी माइनस ए करें तो मतलब 5 में से 3 यूनिट घटा दें तो b की एफिशिएंसी एक दिन की होगी 2 यूनिट। टोटल काम हमारे पास पहले 75 यूनिट था, अब वो कह रहा है अगर काम बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, काम हमारे पास हो जाता है 150 यूनिट। अब काम हमारे पास 50 यूनिट हो जाता है और बी की एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की 2 यूनिट है, तो कुल मिलाकर बी इस काम को 75 दिन में पूरा कर देगा, जो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। सबसे पहले हमने क्या देखा, टोटल काम, माना कुल काम एक दिन में पूरा करेगा बी, मान लेते हैं वो x दिन में काम ए पूरा कर देता है। दोबारा इस सवाल को समझते हैं, ए अकेला किसी काम को 4/5 भाग को कर देता है, मतलब टोटल काम हमारा 4/5 भाग हो चुका है, तो पेंडिंग काम कितना रहेगा 1/5 रहेगा। तो हमने पहले ए कितने दिन में करेगा वो हमने सबसे पहले निकाला, अभी ए काम पूरा कितने दिन में करेगा, तो कुल मिला के 25 दिन में ए काम पूरा कर देता है। आगे क्या कंडीशन दे रखी है, शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। शेष काम मतलब शेष काम तो 1/5 था, 1/5 काम को 3 दिन में करते हैं। अगर वो पूरा काम करने लग जाते दोनों, तो मतलब एक काम है 5 को इधर गुणा करता हूँ, 5 को इधर गुणा करता हूँ, तो टोटल मतलब एक पूरे काम को कंप्लीट करने में उनको लग जाते ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन, और ए अकेला इस काम को करता है 25 दिन में। दोनों की लेग्स बनाते हैं हम, ये ए प्लस बी का काम हो गया, ये ए का काम हो गया। अब दोनों की लेग्स बनाते हैं हम, ए का काम है 25 यूनिट, मतलब 25 दिन में ए काम को करता है 25 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं 15 दिन में। दोनों के लेग्स बनाते हैं, दोनों का एलसीएम 75 आता है, 75 25 3 से 75 है, 75 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ए की जो ये एफिशिएंसी आ जाती है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, तो ए अकेला एक काम एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट, और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो ए की 3 यूनिट है, दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो बी की एफिशिएंसी रह जाती है 2 यूनिट। अब वो कह रहा है काम है वो दुगना कर दिया जाता है, पहले काम था 75 यूनिट, अब काम की एफिशिएंसी बी अकेला किसी काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा, काम जो 75 यूनिट था वो अब हो चुका है 150 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो कुल मिलाकर 75 दिन में ये पूरा काम अपना हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो मैथ का सॉल्यूशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। दो प्रश्न पहले ऋतु और क्वेश्चन नंबर 4 मैथ में दो प्रश्न पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी, और अब से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले मानते हैं हम, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु ऋतु की पुत्री की आयु, ऋतु की पुत्री की आयु, 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी, और अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगना उसकी पुत्री के 5 गुने के बराबर हो जाता है। ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे
मान लेते हैं 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी 3 गुने के बराबर थी। उसके पुत्री की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष थी, तो ऋतु की आयु थी 3x। अगर उसकी पुत्री 10 साल की थी तो ऋतु थी 30 साल की। अब क्या कह रहा है, और अब से 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात, ये 2 वर्ष पहले की आयु है, 2 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु से कह रहा है 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात सबसे पहले हम वर्तमान आयु लेंगे। ये भी मान सकते हैं हम ऋतु की वर्तमान आयु, या वर्तमान आयु है हमारे पास। सबसे पहले हम करेंगे वर्तमान आयु ऋतु की ये 2 वर्ष पश्चात है। अब वर्तमान आयु में आएंगे तो 2 वर्ष पहले की हमने x मानी है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी ऋतु की 3x + 2। अगर पुत्री की आयु करें, ऋतु की पुत्री की आयु, ये पुत्री की आयु हो जाएगी हमारे पास x + 2। अब वो कह रहा है वर्तमान आयु के 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात मान लेते हैं वर्तमान आयु के 2 वर्ष पश्चात, वर्तमान आयु के पश्चात वर्तमान आयु के मानते हैं हमारे पास, तो दोनों में 2 ऐड हो जाएगा। 2 वर्ष पहले की हमने x मानी है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी x + 2। इधर ऋतु की 3x है और ऋतु की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 3x + 2। तो 2 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु के 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 2 और ऐड कर देंगे 3x + 4, और ऋतु की पुत्री की क्या हो जाएगी, ऋतु की पुत्री की हो जाएगी x + 2 + 2। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगी 4 वर्ष। अब ये कह रहा है 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का दुगुना, उसकी पुत्री की आयु का 5 गुने के बराबर होगा। उसकी आयु का दुगुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। ये तो पहले ही 5 गुनी है। अब ये कह रहा है उसकी आयु का दुगुना उसकी पुत्री की आयु का 5 गुने के बराबर होगा। अगर हमें ये बराबर करना है तो 5 से दुगुना कर देंगे पुत्री को, और इधर क्या किससे गुना कर देंगे पहले बच्चों, 2 से कर देंगे, क्योंकि ये पहले ही कह रहा है कि वो पुत्री की 5 गुना के बराबर हो जाएगी। ये तो पहले 5 गुना हो रही है। अब मान लेते हैं हमारे पास किसी के पास 100 रुपए हैं और एक के पास 50 रुपए हैं। या तो मैं ये कर सकता हूं 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, या 2 से मैं इधर डिवाइड कर दूं, दोनों को बराबर करने के लिए। अब ये कह रहा है ये जो मां की आयु है पहले 5 वर्ष है, तो या मैं कर सकता हूं 5 से इसको डिवाइड कर दूं, और ये दुगनी है तो 2 से इधर डिवाइड कर दूं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाद में, वही सेकंड स्टेप में इधर ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इसके डिवाइड में इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये डिवाइड में 5 वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मां की आयु पहले 5 गुनी हो चुकी है, ये 2 गुनी हो चुकी है, तो इसको सोल्व करेंगे। 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3x प्लस 2 × 4। इसी तरह 5 × x प्लस में 2 × 4, इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 4, 5 × 4 = 20। इसको सोल्व कर लेंगे हम। 6x + 8 5x + 20। x को एक तरफ लेके आएंगे, जो वेरिएबल टर्म इन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म इन अनदर साइड। x y z दीज आर द वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एंड 20 - 8, तो x कुल मिला के हमारे पास आ जाती है 12। अब 12 क्या है, ऋतु की आयु, ऋतु की पुत्री की वर्तमान आयु, ऋतु की पुत्री की 2 वर्ष पहले की आयु है ये। इसमें हम 12 पुट करेंगे तो ऋतु की 2 वर्ष पहले की आयु कितनी आ जाती है, या वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में लिखोगे समीकरण 2 में x बराबर 12 रखने पर, x बराबर 12 रखेंगे हम। 3x दोनों की पुत्री का सम पूछा है, योग पूछा है, तो रखेंगे 3 × 12 प्लस 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 36 + 2, तो कुल मिलाकर ऋतु की जो आयु आ जाती है वो 38 वर्ष है।
जो वर्तमान आयु है। अब पुत्री की निकालेंगे 12 प्लस 2, तो कुल मिलाकर जो पुत्री की आयु है वो 14 वर्ष है और दोनों का योग हो जाएगा 52 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, ऑप्शन एक है 50 वर्ष। ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना रहेगा? ऑप्शन ए है 50 वर्ष, ऑप्शन बी है 54 वर्ष और ऑप्शन सी है 52 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्या था? 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। 2 वर्ष पहले हमने ऋतु की आयु मान ली है, ऋतु की पुत्री की आयु मान ली है x वर्ष, तो ऋतु की आयु हो जाती है 3 गुने के बराबर थी तो 3x हो जाती है। मान लेते हैं ऋतु की पुत्री 10 साल की थी तो ऋतु की खुद की आयु 30 वर्ष हो गई। अब अगर आप पहले वर्तमान आयु निकालेंगे, हम 2 वर्ष पहले किए हैं, 2 साल पहले की है। अगर मान लो मैं अभी 2022 में हूं तो कोई भी बंदा है वो 20 साल का है तो 2018 में वो तो 18 साल का था। अब मान लो अब दो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, दोनों में 2 2 ऐड कर देंगे। 2 वर्ष पश्चात या वर्तमान आयु के 2 वर्ष पश्चात, अब से, अब मतलब अब एक शब्द दिया और अब से, अब मतलब होता है वर्तमान से 2 वर्ष पश्चात, तो 2 2 और ऐड कर देंगे। वर्तमान से 2 वर्ष पश्चात 3x प्लस में 4 हो जाएगा, x प्लस में 2 प्लस में 2 तो x प्लस में 4 हो जाएगा। अब उसकी जो माँ की आयु है या ऋतु खुद की आयु 5 गुनी हो जाती है, पुत्री की आयु 2 गुनी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 गुनी पहले ही है तो 5 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 गुनी पहले ही है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इधर भी 5 को x से करेंगे 5x, 5 4 जा 20 होता है और वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे एंड अनदर साइड इन ए कांस्टेंट टर्म। आफ्टर देन पुट द वैल्यू ऑफ एंड आफ्टर देन सॉल्व, व्हेन वी सॉल्व देन वैल्यूज एट 12 and come and put x is equal to 12 and equation number 2 and after then find Ritu and his daughter s and after then sum s is 52 and now next question is question number 55 जो हमारा क्वेश्चन नंबर मैथ का पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो केंद्रीय विद्यालय 2018 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें मैथ के पोर्शन का, बिल्कुल लेवल काफी अच्छा दिया हुआ है 2018 में और कंपटीशन 2022 में कोरोना के बाद दुगना हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह की तैयारी आपको चाहिए कि इस 2022 को पेपर को करेक्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास एक लंब वृत्तीय बेलन के ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका आयतन 2022 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास दे रखा है तो व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। व्यास या डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, 14/2 तो कुल मिला के 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, जो आयतन है अगर हम बात करें 2002 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका अक्ष निकालेंगे और इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम जानते हैं, लेट द, हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, जो बेलन है उसकी जो हाइट रहेगी वो 8 सेंटीमीटर है। अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब जो वॉल्यूम दिया हुआ है और उसको इस फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जो गिवन वॉल्यूम है वो 2002, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, कुछ नहीं दे रखा। आर की वैल्यू है 7, 7 और एच की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम। सोल्व करेंगे 27 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
11 टू 22, 11 के टेबल या 2002 को 11 से भाग करके देखेंगे, 11 से 11 एकम 11, 11 आठे 88 या 11 8 88, तो 2 डाउन साइड में 11 टू 22, तो कुल मिला के हमारा आता है 182, 182। अब 2 से और कैंसिल करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई h, तो अगर 2 से और कैंसिल करते हैं तो 91 और 7 से कैंसिल करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास जो हाइट है वो आ जाती है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें टीएस से निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। बेलन का टीएस से होता है 2 पाई आर h प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो बेलन की अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों जो पार्ट हैं वो क्या है, गोलीय है। गोले का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर हम इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर h प्लस आर, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करेंगे 22/7 पाई की, आर की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, h की वैल्यू है 13 + 7, तो सोल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 44 और 13 + 7 20 होता है, और एक जीरो की एक जीरो पुट करेंगे और 44 2 88, तो कुल मिला के जो हमारा क्षेत्रफल रहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट द्वारा पढ़ते हैं। एक लंब रित्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 2002 घन सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें। अब सबसे पहले हम व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर। अब एक हम देखते हैं व्यास क्या होता है। अगर हम लंब रित्तीय बेलन ले, ये गोलाकार भाग ऊपर बढ़ेगा, ये पार्ट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हमने बेलन बना लिया है और यहां से लेकर यहां तक इनको नाम अगर दें ए बी सी डी ओ ई, तो ए से लेकर ई तक क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। ए से लेकर ई तक आर हो जाती है और ए से लेकर बी तक डी हो जाती है, डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास दे रखा है, हमने रेडियस निकाल ली है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2002 घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर दे रखा है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों वॉल्यूम का कंपैरिजन करवाया जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो हाइट आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। आफ्टर दैट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे टीएस से। बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया और जो दो गोलाकार भाग है उनका एरिया जोड़ेंगे और दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, h प्लस आर, तो कुल मिलाकर 880 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन नंबर 6। मैथ में क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई राशि ए बी सी और डी में 3:4:8:6 चार मित्र है, उनमें कोई राशि बांट दी जाती है अनुपात में। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा मैथ के क्वेश्चन का 6। कोई राशि जो चार मित्र है ए बी सी और डी, उनमें जो राशि बांटी जाती है 3:4:8:6। कोई राशि ए बी और सी और डी में 3:4:8:6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2820 रुपए अधिक है तो ए और डी के भागों का योग ज्ञात करें। ए और डी के भागों का अगर हम बात करें सी और बी, सी के पास जो रुपए हैं वो डी से 2820 अधिक है। अगर हम दोनों के अनुपात का भाग करें, डिफरेंस निकालें, 8x में से 4x निकालें तो 4x बराबर कितना दे रखा है 2820। तो कुल मिलाके अगर हम x की वैल्यू निकालें 2820 को 4 से भाग करें तो कुल मिलाकर 705 रुपए आ जाता है। अब ये कह रहा है
ए और डी के भागों का योग ज्ञात करो। ए का भाग है 3x और डी का भाग है 6x, तो कुल मिला के हमारे पास आता है 9x। और जो x की वैल्यू आती है वो कितनी है, 9 × 705। 9 को 5 से करेंगे 45 और 9 को 7 से करेंगे 63, तो कुल मिलाकर 6345 रुपए जो ए और डी के भागों का योग रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कोई राशि 4 मित्र है ए बी सी डी में बांटी जाती है, जो अनुपात 3:4:8:6 में, और जो सी के पास जो रुपए आए हैं वो बी से, बी और सी का जो कंपैरिजन करवाई जाती है तो सी के पास बी से 2800 रुपए अधिक आए हैं। अगर हम अनुपात का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, अनुपात का डिफरेंस हमारे पास आता है 2820। तो अगर हम 8x में से 4x घटाएं तो आता है 4x बराबर 2820, x की वैल्यू आती है 705 रुपए। अब ये कह रहा है ए और डी के भागों का योग क्या होगा, ए और डी, ए का भाग है 3 और डी का भाग है 6, तो 3x + 6x 9x और x की वैल्यू कितनी है, ये 705। तो कुल मिलाकर हमारे पास 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63, तो ए और डी के भागों का योग रहेगा 6345 रुपए। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फिर एक बैलेंस से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 7, जो मैथ का क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr + h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको CSE कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया का अनुपात है TSA 2πr h + r, जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था उनका जो अनुपात है 2:3 है। अगर हम बात करें 2πr h प्लस में 2πr h + r, अगर हम इनको डिवाइड करें अनुपात, जो पहले संख्या है वक्र पृष्ठीय तथा कुल पृष्ठीय, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 और कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3। तो अगर हम इनको सोल्व करते हैं 2πr से 2πr कैंसिल होता है, h + r 2 × 3, r पर गुणा करते हैं, 3 को h से करेंगे 3h, 2 को h से करेंगे 2h प्लस में r, r पर गुणा करते हैं, 3 को h से किया 3h, 2 को h से किया 2h, 2 को r से किया 2r। अब सोल्व करते हैं 3h - 2h बराबर r, तो h की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से हम सोल्व करके देखेंगे तो h की वैल्यू आ जाती है h = यहां से 2 को h से करेंगे 2h और 2 को r से करेंगे 2r, तो 3h में से अब h को एक तरफ ले लेते हैं, 3h - 2h बराबर 2r। अब हमने पूछा है त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्या है। पहले त्रिज्या है r/h, तो यहां 1 है यहां 2, तो r का अनुपात r/h रहेगा 1:2, जो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्वेश्चन था हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2:3 का अनुपात है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh + r, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाता है, उनका अनुपात दे रखा है 2:3, तो h / h + r, तो अगर हम गुणा करते हैं 3 को h से करेंगे 3h, 2 को h से करेंगे 2h और 2 को r से करेंगे 2r, दोनों को सोल्व करते हैं, 3h में से 2h गया h और 2r, तो h r/h, तो r / h करेंगे तो 1/2, तो 1:2 आपका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, x³ - 3x² + 3x - 2 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, 3x + 3x - 2, जो इसके ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन लिख लेते हैं, x² + x
ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इसमें से आप जो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप 1 2 3, जिसमें इक्वेशन नंबर इसमें मान लेता हूं मैं 2 वैल्यू पुट करता हूं या 3 वैल्यू पुट करता हूं। जैसे मैं पुट करता हूं इक्वेशन पुट x इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, फिर इनमें से किसी भी इक्वेशन में 3 पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ पहले इक्वेशन में 3 का क्यूब माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 माइनस 2, 27 माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो कुल मिलाकर 7। अब यहाँ 3 वैल्यू पुट करके देखते हैं, जिसका भी आंसर 7 आता है वो आपका ऑप्शन रहेगा। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ तो 9 9 प्लस 3 12 और 1 13, यहाँ 7 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 3 7 प्लस 9 माइनस 3 6 6 प्लस 1 7। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 3 का स्क्वायर माइनस में 3 प्लस 1 पुट करके देखते हैं 9 9 माइनस 3 प्लस 1, तो 9 माइनस 3 6 6 प्लस 1 7, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे भी पुट करके देखते हैं 3 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 और माइनस 1 हो गया माइनस 4 और माइनस 9 में से माइनस 4 गया 5, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। आगे पुट करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 3 12, 12 में से बन गया 11, तो जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो अपना एग्जैक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान था, एलिमिनेशन मेथड से आप यूज करके इस सम को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन जो 58 था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के गुणनखंड में से एक गुणनखंड है। सबसे पहले वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 भी। मैंने 3 पुट की, जो आंसर की वैल्यू आई है वो सभी ऑप्शन में पुट करके देख लोगे, जिसके बराबर आ रही है वो आपका ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैथ का सॉल्यूशन का, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुणे के बराबर है। आप सबसे पहले जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं। इंग्लिश में हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम, मान लो कोई एंगल है ए और बी, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, दोनों का योग 90 डिग्री है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। अगर दो एंगल ए और बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो उनको कहते हैं समपूरक। एक छोटा सा फार्मूला हम यहां और यूज कर सकते हैं। जो पूरक नाम है, पूरक नाम कितने वर्ण से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3, और जो संपूरक है वो 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। इंग्लिश में अगर बात करें सी पहले आता है तो वो पहले वाला छोटा हो गया, एस बाद में आता है। तो अगर दो एंगल का सम 180 है तो उसको संपूरक कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे। दो एंगल का सम 90 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है जानते हैं क्या कह रहा है। उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुणे के बराबर है। एक कोण मान लेते हैं x है, माना पहला कोण, फर्स्ट एंगल क्या हो जाता है? लेट फर्स्ट एंगल x है, तो अगर हम उसका पूरक निकालें तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? दोनों का सम 90 होना है, तो सेकंड एंगल हो जाएगा 90 माइनस में x। नाउ सेकंड एंगल इज 90 माइनस x। अब वो कह रहा है उस एंगल का, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुणे के हैं। अब पूरक का 4 गुना है, एक एंगल तो मान लिया, पूरक एंगल तो ये हो गया 90 माइनस x। तो अगर इन दोनों को जोड़े x प्लस में 90 माइनस x, और वो कह रहा है पूरक का 4 गुना है, तो पूरक तो हमारा 90 माइनस x है,
तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या है, समपूरक के बराबर है। समपूरक कोण के योग का मान कितना होता है 180। इसके बाद सोल्व करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा x। 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। इसके बाद क्या करेंगे पहले बच्चों, 4 को -x से करेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा 180। इसके बाद सोल्व करेंगे, जो x वाली टर्म है वो एक साइड में कर लेंगे, जहां गुणांक कुछ नहीं होता वहां गुणांक 1 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, 1x प्लस का है माइनस का 4x है, तो 360 माइनस 180। सारी टर्म को, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आएंगे, वेरिएबल टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अगर हम लेके जाएं प्लस का 4x और जो ये प्लस वाला है 1x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1x, तो 360 में से 180 गया तो कुल मिला के हमारा रह जाएगा 180 डिग्री। तो 4x में से 1x गया तो 3x, जो पूरा कोण आएगा 180 डिवाइड बाय 3, तो 60 डिग्री जो आपका मान रहेगा। क्वेश्चन क्या था, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। पूरक तो निम्न है। सबसे पहले हम जानते हैं कोई पूरक कोण को इंग्लिश में बात करें, इफ द टू एंगल सम इज 90 डिग्री दिस एंगल इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री, इफ द टू एंगल सम इज 180 डिग्री दिस इज कॉल्ड ए सप्लीमेंट्री। हिंदी में बात करें, दो कोणों का मान अगर 90 डिग्री है, ए और बी दो कोण है, उनके दोनों के मान, दोनों का योग 90 डिग्री है तो उनको पूरक कोण कहेंगे, दोनों का योग 180 है तो उनको संपूरक कोण कहेंगे। लेट द फर्स्ट एंगल इज x एंड नाउ सेकंड एंगल जो रिमेनिंग एंगल रहेगा, अगर हम दोनों को जोड़ें 90 - x + x, तो दोनों का सम कितना आता है 90 रह जाता है, तो सेकंड एंगल आ जाता है 90 - x। अब वो कह रहे हैं पूरक के 4 गुने के बराबर है, तो 4 गुना हमने मान लिया, और पूरक 4 गुना है और उसके संपूरक के, तो हमने क्या उसके पूरक 4 गुने के बराबर है x, और जो पूरक कितना 90 - x है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया बराबर 180। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया 360, 4 को -x से मल्टीप्लाई किया -4x and equal to 180। आफ्टर देन 1x and 4x, तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, माइनस टर्म सिंबल इज चेंज, +4x and +1 is changed to -1, 360 - 180 is come, after then when we subtract 360 - 180 is come 180। और इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है 60 डिग्री आती है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a है, क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है भुजा 2a वाले एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग का एक वर्ग, क्षेत्रफल का एक वर्ग है जिसका विकर्ण 2a है। अब एक वर्ग दे रखा है, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, जिसका विकर्ण हमें दे रखा है, विकर्ण क्या होता है डायगोनल, जिसका डायगोनल हमें दे रखा है 2a के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करो। हमें समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। तो अगर हम वर्गमूल 3/4 भुजा है हमारे पास 2a का स्क्वायर, इसके बाद सोल्व करते हैं, वर्गमूल 3/4 2 का स्क्वायर करते हैं 4a², 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो कुल मिला के प्यारे बच्चों रहता है वर्गमूल 3a²। वर्ग यूनिट, वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक, मात्रक हमें कुछ दिया नहीं, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा। अब इसी तरह बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का जो विकर्ण का फार्मूला होता है,
अगर हम बात करें यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर ये ए है और ये भी ए है, राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करें, जो विकर्ण क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। फॉर्मूला निकालना हम यहां से सीख सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो। अगर मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, आधार भी ए है, लंब भी ए है, तो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और विकर्ण वाला वर्गमूल आ जाएगा, तो कुल मिला के रहेगा 2a का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें वर्गमूल, तो वर्गमूल 2a। तो विकर्ण का फार्मूला हमने यहां से निकाल लिया है। वर्ग का जो विकर्ण का फार्मूला होता है, अगर हम बात करें वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है 2 गुणा में भुजा। अब इसमें विकर्ण हमारे पास दे रखा है, विकर्ण कितना है, 2a है, 2 गुणा में भुजा। भुजा मतलब जो हमें निकालनी है, भुजा से हम क्षेत्रफल दोनों, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो यहां से हमारे पास वर्ग की भुजा आ जाती है 2a बटा में वर्गमूल 2, जो भुजा आ जाती है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो क्या करेंगे, 2a वर्गमूल 2 गुणा में 2a वर्गमूल 2, दोनों को सॉल्व करेंगे। 2a और 2a क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 4a का वर्ग, और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 क्या आता है, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 को लिखते हैं 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर। अब जो हमें चीज पूछी है वो हम बता देंगे कि क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करो। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशो वर्ग का क्षेत्रफल, जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो आया है प्यारे बच्चों वर्गमूल 3a का स्क्वायर रेशो 2a का स्क्वायर। जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है 2a का स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3 रेशो 2, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही रहेगा। क्वेश्चन क्या था, भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग, क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होती है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। वर्गमूल 3/4 भुजा क्या है, 2a, 2a का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, वर्गमूल 3 a स्क्वायर वर्ग मात्रक। इसी तरह हम विकर्ण का फार्मूला अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो हम वर्ग क्या होती है, वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बनती है, तो यहां से एक फार्मूला निकाल लेंगे। जो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है वर्गमूल 2 गुणा भुजा। अब विकर्ण की वैल्यू हमें दे रखी है, विकर्ण की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, तो कुल मिला के विकर्ण की वैल्यू हमारे पास थी 2a, तो 2 और भुजा वर्गमूल 2 गुणा भुजा, तो हमारे पास भुजा की वैल्यू आ जाती है 2a बटा में वर्गमूल 2, भुजा आ जाती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 2a डिवाइड बाय वर्गमूल 2 गुणा में 2a वर्गमूल 2। आप इसको आगे भी थोड़ा सा लिख सकते हो, वर्गमूल 2a वर्गमूल 2 है, ये जो 2 है उसमें 2 बार वर्गमूल छुपा होता है, इसको क्या लिखते हैं वर्गमूल 4, तो एक वर्गमूल से एक वर्गमूल कट जाता है, तो इसको आप वर्गमूल 2a भी देख सकते हैं। हम इसको 2a, जो हमारे पास अगर भुजा निकालनी आ जाए तो इसका ये भी हो सकता है सवाल। तो कुल मिला के हमने यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यहाँ वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक हमारे पास सेंटीमीटर मीटर नहीं है, यूनिट, और दोनों का रेशियो हमने ले लिया वर्गमूल 3 a स्क्वायर रेशियो 2 a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वर्गमूल 3 2, वर्गमूल 3 रेशियो 2 आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैथ का क्वेश्चन नंबर 11, यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना, तो y x से कितने
प्रतिशत अधिक या कम है कि भाई एक्स के, क्वेश्चन है एक्स के 50%, 50/100 का 20%, 20/100 का वाई के 25%, 25/100 गुणा में 50 का दुगुना, 50/100 गुणा में 2। तो y बताना है x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। x है जो y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। 50/100 से 50/100 कैंसिल हो जाता है, इसी के द्वारा 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। अब हम जाने 2 के फाड़े में 1 आता है, 2 के फाड़े में 20 10 पर आता है। अगर हम बात करें 5 की टेबल में, 5 की टेबल में 10 2 पर आता है, 5 की टेबल में 25 5 पर आता है, तो हमारे पास रहता है कुल मिला के 2x बराबर में 5y। तो x डिवाइड बाई y, अगर हम बात करें x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो x और y का रेशियो निकालें तो 5 डिवाइड बाई 2 है। तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, x y से 3 अधिक है, 3। अगर आप इनका प्रतिशत निकालना चाहे, प्रतिशत अगर 100 में करें, अगर x और y को 100 में करें, तो अगर इसका 100 बनाते हैं y का, तो इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूं, x को भी 50 से करता हूं, तो 250 बराबर में 100। जब y 100% है तो x 250% है, तो x है वो y से 150% अधिक है, 150% अधिक है। जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी सही रहेगा। यदि x के 50% का 20%, x के 50% का 20%, x के 50% का 20%, y के 25% का 50%, 25% का 50% का दुगुना। अब 50% निकालें, 50/100 गुणा में 2 गुणा में, अब इस 100 से ये 100 से ये कैंसिल हो जाता है। 2 के पाड़े में 20 आता है 10 पर, 5 के पाड़े में 10 आता है 2 पर, 5 के पाड़े में 25 आता है 5 पे, 2 को x से करेंगे 2x, 5 को y से करेंगे 5y, तो x डिवाइड बाई y तो कितना आ जाता है 5 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको, मैं y को 100% बनाता हूं, अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों से, तो x हो जाता है 250% और x होता है y 100%। तो जो x है वो 150% अधिक रहेगा। ये हमारा आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा 12, इसी के साथ जो ऑप्शन सी बी इसका सही आएगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र O वाले एक वृत्त में 2 जीवाएं A और B तथा C और D समांतर है। एक वृत्त बनाते हैं, उसमें 2 जीवाएं हैं, समांतर है और केंद्र से विपरीत ओर स्थित है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर है, CD बराबर 48 सेंटीमीटर है और जीवाओं के बीच की दूरी जो 34 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन हमारा है केंद्र O, एक हम वृत्त बनाते हैं, O वाले एक वृत्त में 2 जीवाएं A और B समांतर है, 2 जीवाएं हैं A और AB और CD। A B C D। अगर हम बात करें AB की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, A से लेकर B 20 सेंटीमीटर है, C से लेकर D है 48 सेंटीमीटर, और अगर हम 20 की बात करें तो ये हमारा रहेगा केंद्र मान लेते हैं हमारा O है और ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है। तो A से लेकर B तक 20 सेंटीमीटर है, तो A से लेकर E तक रहेगा 10 सेंटीमीटर, इधर ये भी रहेगा 10 सेंटीमीटर। C से लेकर D तक है 48 सेंटीमीटर, तो ये भी 24 सेंटीमीटर रहेगा, और F से लेकर C तक भी 24 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा, E से लेकर F दोनों के बीच की, जीवाओं के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी 34 सेंटीमीटर है।
34 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ई से लेकर एफ का दूरी 34 सेंटीमीटर है तो हम मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 34 माइनस एक्स। हमें पता नहीं है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट से वृत्त के केंद्र तक टच करने वाले को वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर ये फॉर्मूला हम लगाएं तो ये हमारी आर आ जाती है, इसी तरह ये भी आर आ जाएगी। अब हम बात करें, ये क्या हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई ओ, इसी तरह ओ डी भी क्या है, आर आ गई, और ए ओ भी। हम अगर बात करें बिल्कुल ए ओ बराबर ओ डी, ये तो आ गई 8 सेंटीमीटर, हम लेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। ये त्रिज्या आगे जो भी r की वैल्यू आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो व्यास हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट लगाएंगे ओ ए ई, पहले ऊपर वाली लेते हैं ओ ए ई, और नीचे वाली अगर हम बात करें सिमिलरली इसी प्रकार ओडीएफ समकोण त्रिभुज ओडीएफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम समकोण त्रिभुज क्या होता है, दोनों में आर या समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण जो हमारी साइड है वो आर का स्क्वायर, आधार जो हमारी साइड है वो रहेगी एक्स। अगर आधार ये भी मान सकते हैं हम, आधार ये भी मान सकते हैं, ये आधार हमारी जो रहेगी वो रहेगी एक्स का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ट्राइंगल ले लें, ये हमने ट्राइंगल बात की है ओ ए एफ, और ओडीएफ में भी ट्राइंगल ओडीएफ का भी इसी तरह अगर हम निकालना चाहें, ओडीएफ ट्राइंगल ओडीएफ का भी ये लेंगे आर का स्क्वायर, जो हमारा इसका आधार रहेगा 34 माइनस एक्स पूरे का वर्ग माइनस में प्लस 24 का वर्ग। इसको अगर हम समीकरण 1 माने और ये समीकरण 2 माने, समीकरण 1 और 2 में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये जो वैल्यू है मैं यहां पुट कर सकता हूं, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से दोनों का कंपैरिजन करवा देंगे हम। जो इस r की वैल्यू है मैं यहां पुट कर सकता हूं, r बराबर 34 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, r का जो मान है रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस r की वैल्यू मैं यहां रखता हूं, तो इसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। 34 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इन सबको सोल्व करते हैं तो यहां हमारी डंटी लगेगी a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसकी डंटी होती है a का स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई x प्लस जो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर होता है 100। इसको हम सोल्व करेंगे आगे। बच्चों आपको 50 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए, आप केबीएस का एग्जाम दे रहे हो तो 34 का स्क्वायर होता है 1256 प्लस x स्क्वायर 34 टू जो होता है 68x
576 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 576 बराबर, अब जो ये टर्म राइट हैंड साइड है एक साइड में ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100, इन सभी को सोल्व करेंगे इक्वल टू 0। इन सबको अगर हम सोल्व करेंगे जो टर्म कैंसिल होती है इनको कैंसिल कर लेंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको हम कैंसिल करेंगे। इसके बाद जो भी टर्म प्लस वाली है उसको एक साइड में रखेंगे। 1256 प्लस में 576 दोनों को ऐड करेंगे। अगर इसमें से मैं माइनस कर लेता हूं कुल मिला के 1256 का स्क्वायर एंड 1256 अगर 576 576 में से 100 घटाएंगे तो कुल मिला के हमारा रहेगा 476 और दोनों को ऐड कर लेंगे। हमारे पास ये टर्म भी यूज हो चुकी है, इन दोनों टर्मों को हम सोल्व कर चुके हैं और जो माइनस का 68x है इधर जाके प्लस का 68x हो जाएगा। इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, 6 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा। 8 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा। 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे 7 और 1 तो कुल मिला के 68x। अब इसकी वैल्यू यहां हम सोल्व कर सकते हैं। 68x बराबर जो हमारा रहेगा 1732, x की वैल्यू आ जाएगी 1732 डिवाइड बाय 68। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम 17 की टेबल के साथ सोल्व करना चाहें तो 17 की टेबल के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं कुल मिला के अगर हम सोल्व करते हैं यहां दोबारा देखते हैं 34 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। अगर हम 34 का स्क्वायर करते हैं तो 1156 यहाँ डंडी लगेगी, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर की यहाँ डंडी हम पुट कर देते हैं। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखते हैं a का स्क्वायर 34 का स्क्वायर होता है 1156 प्लस में माइनस 2ab, इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं। प्लस में हम ले लेते हैं x का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 34 मल्टीप्लाई x प्लस में 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में x स्क्वायर माइनस प्लस 10 का स्क्वायर। अब मैं सारी टर्म को एक साइड में ले लेता हूं। 1156 प्लस x स्क्वायर माइनस 34 2 जा होता है 68 प्लस में 576 माइनस का 100 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 100 तो कुल मिला के हमारा क्या रहेगा 1156। अगर मैं 576 में से 100 माइनस करता हूं तो 476 और जो कुल मिलाकर अगर हम ऐड करते हैं 6 प्लस 6 12 8 प्लस जो 5 होता है 13 और 1 कैरी आता है 4 और 1 5 और 1 6 और तो 1632। इसको हम डिवाइड करेंगे 68 से। 17 की टेबल में भी हम काट सकते हैं। 17 4 जा 68, 17 की टेबल में यहाँ काटेंगे तो 17 9 जा 153 तो यहाँ रह जाता है हमारा 102, वो आ जाएगा 96। तो 4 के टेबल में काटेंगे तो कुल मिलाकर जो हमारी जो रेडियस आ जाती है 24 सेंटीमीटर, जो व्यास आएगा डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई 24 जो हमारा 48 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ये हमारा आ जाता है 24 सेंटीमीटर। अगर ये 24 है ये हमारा 24 रहेगा तो हम यहां से डायमीटर ये भी निकाल सकते हैं। ये साइड 24 आ जाती है
x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 24, x की वैल्यू यहाँ 24 है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे x की वैल्यू 24 है, 24 यहाँ रख देंगे हम, 24 और 10, तो हमारे पास जो रेडियस आएगी, तो हम रेडियस निकालेंगे 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, 676। ये किसका स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ये 26 का स्क्वायर है, 26 का, और स्क्वायर रूट है 676, इसका स्क्वायर रूट है 26 का। और हमें अब हमारे पास जो रेडियस आ गई है 26 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर निकालना है, डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस का दुगना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 26। तो कुल मिलाकर जो हमारी इसका पूरे सम का आंसर रहेगा 52, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही जाएगा। सम में क्या दे रखा था कि एक वृत्त है, उसकी दो जीवाएं समांतर है, AB और CD। AB की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, CD की दूरी है वो 48 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो एक पॉइंट है उनसे 34 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से सबसे पहले हमने क्या किया, AB और BC और CD और दो जीवाएं बनाई एक वृत्त के अंदर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, हमने बीच का डिस्टेंस 34 है, तो अगर मान लो ये इसका जो वृत्त का केंद्र है, तो दोनों बराबर भागों में बांटेगा, ये x है तो इधर रहेगा 34 माइनस x। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, बिल्कुल आसान तरीके से इस सम को हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इस साइड को x मानते हैं, तो 34 माइनस x, इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला बनता है। अगर ये 20 है पूरा AB, तो A से लेकर E भी 10 रहेगा, E से लेकर B भी 10 रहेगा। इसी तरह D से F 24 है, तो C से F भी 24 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला लगेगा R का स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना ली है। R की वैल्यू ले ली हमने, R की वैल्यू आ गई x का वर्ग प्लस में tan का वर्ग। इसी तरह जो त्रिभुज है हमने ले ली है, पहले त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज ली है OAE, OE ली है, फिर ली हमने ODF त्रिभुज ली है। OE में हमने कर्ण का वर्ग r स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में tan का स्क्वायर। इसी तरह ODF में तो हमने r की वैल्यू जब निकालेंगे हम, ये हमारा कर्ण हो गया, तो आधार 34 माइनस x प्लस में लंब 24 का वर्ग। यहाँ पर घंटी लगाएंगे, दोनों इक्वेशनों को हमने कंपैरिजन करवाया। इसके बाद कुल मिलाकर जो हमारी x की वैल्यू आती है वो 24 सेंटीमीटर आती है। तो x जो O से लेकर E वो 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी रहेगी 34 माइनस 24, तो 10 सेंटीमीटर रहेगी दोनों का डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, 24 10, अगर ये 10 है तो ये 24 रहेगी, ये 24 है तो ये 10 रहेगी, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। दोनों का जो स्क्वायर रूट होता है वो 26। जो हमारे पास रेडियस आ चुकी है, इसके बाद हमने डायमीटर निकाल दिया, जो डायमीटर कुल मिला के रहा हमारा, ये फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यही इसका सॉल्यूशन था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 की, त्रिभुज एबीसी में C बराबर 60 डिग्री, A बराबर 75 डिग्री, AD लंब है। एक त्रिभुज लेते हैं एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, ABC, एबीसी एक त्रिभुज है, उसमें AD लंब है, AD एक माध्यिका है, AD जो लंब है किस पे है, BC पे। BC पर एक बिंदु है जहां BE लंब है, AC पर BE एक लंब खींच लिया गया है BE, और CF
बी लंब है AC पर, जहां EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, और इसी तरह AD तथा BE को अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। AD तथा BE, AD ये हो गई और BE जहां काटने वाला जो पॉइंट है वो अक्ष है, अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें निकालना है CHD, एंगल CHD हमारे पास जो एंगल रहेगा CHD, मतलब ये कोण की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास क्या गिवन है, जो कोण A बराबर है 75 डिग्री और C बराबर है 60 डिग्री। C का मान 60 डिग्री है, संधिभाजित करता है तो मतलब ये भी 30 डिग्री रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा। इस यहां से बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब संधिभाजित कर रहा है तो 90, तो हमारे पास CHD निकालना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, CHD निकाल सकते हैं। तो ये क्या रहेगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 1। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC में C कोण 60 डिग्री है, C कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो मतलब ये C कोण 60 डिग्री है, A कोण 75 डिग्री है, AD लंब है, BC पर लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जहां D BC पर एक बिंदु है, जहां D BC पर एक बिंदु है, BE लंब है, BE लंब है AC पर, E पर है, जहां EAC पर एक बिंदु है, जहां E जो है AC पर एक बिंदु है। AD तथा BE परस्पर अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो AD और BE हमेशा किस पर काट रहे हैं, अक्ष पर काट रहे हैं, अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। AD और BE अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण CHD मतलब ये कोण की वैल्यू निकालनी है। ये 90 डिग्री है, ये 60 है, ये भी 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज CHD में क्या करेंगे हम, कोण ये हमारे पास जो कोण C है प्लस अगर हम बात करें कोण DCH प्लस में CHD और CDH तीनों का मान रहेगा 180 डिग्री। तो यहां से CHD का जो मान निकालना है, CHD का मान निकालना है। DCH ये भी 30 डिग्री है प्लस में 90 डिग्री है, 180। तो CHD की वैल्यू रहेगी हमारे पास 180 माइनस 120, CHD का मान रहेगा 60 डिग्री। ये जो हमारा कोण ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी की तरह सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखते हैं हम। सवाल नंबर जो हमारा 14 रहेगा, ABC में भुजाएं AB और C को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज ABC एक बनाते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज को P और Q तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज ABC में इसको P तक और इसको Q तक बढ़ाया जाता है। PBC और QCB के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। PBC अगर प्रतिच्छेद करें PBC, इनका अगर हम प्रतिच्छेद करें इस तरह और इस तरह मिलाएं तो वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि A बराबर 56 डिग्री है तो एंगल BOC का मान निकालना है। अगर ये कोण बाह्य कोण है तो इसका फार्मूला रहेगा 90 माइनस एंगल A/2। अगर इसी में से अगर ये आंतरिक कोण पूछ लेते, अगर ये कोण पूछते
इस बार जो पिछली बार केवीएस 2018 में जो क्वेश्चन था वो बाहरी कोण पूछ लिया, अगर आंतरिक कोण पूछते तो बीओसी जो हमारा आ जाता 90 प्लस a/2। ये थ्योरम है 9th क्लास की। अगर यहां से फॉर्मूला लगाएं 90 माइनस 56 डिवाइड बाई 2 तो 90 माइनस 28, तो कुल मिलाकर जो 62 है हमारा आंसर रहेगा। अगर ये अंदर वाला कोण पूछ लेते, ऊपर वाला आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण पूछा है, अगर यही अंदर पूछ लेते तो 90 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 तो 90 प्लस 28, तो कुल मिला के हमारा 118 आ जाता। इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर जो डी, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था त्रिभुज एबीसी में बुझाएं, एबी त्रिभुज एबीसी में बुझाएं एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है, क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। पीबीसी पीबीसी मतलब बी वाला और क्यू सी बी के समद्विभाजक मतलब परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल ए बराबर 56 है तो बी और सी, कोण बी और सी का मान निकालना है। कोण बी और सी का मान क्या आएगा? 90 माइनस ए। डायरेक्ट फॉर्म दे रखी है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा 62। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, आयतन 46,656 वर्ग से घन सेंटीमीटर वाले ठोस घन को 8 बराबर घनों आयतन वाले छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जो एक घन दे रखा है, घन का अनुपात जो आयतन है दे रखा है 46,656, वो 8 घनों के बराबर है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, और वो कितने के बराबर है? 8 घनों के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a क्यूब 46,656 डिवाइड बाई 8, अगर कुल मिला के अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 की टेबल में 5 पे जाएगा, 66 8 पे जाएगा, 35 तो 66 टू 25 3 पे जाएगा और 2 पे जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बात करें a की बात तो 5832। अगर घनमूल की बात करें, आपको 30 तक घनमूल याद होने चाहिए। 5832 18 का घनमूल होता है, तो जो घन की भुजा आ जाती है तो हमारे पास कितनी आ चुकी है? 18 घन सेंटीमीटर। 8 घनों को कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? छोटे घन अब वाले घन को बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। ये तो 8 घन हो गया। इसी तरह जो बड़ा घन है, जो बड़ा घन की भुजा भी हम निकाल सकते हैं 46,556। अगर ये बात करें घनमूल किसका होता है, अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो हम इसको घनमूल बना सकते हैं। पहले 2 के पाड़े में जाएगा 23 3 28, फिर 2 के टेबल में और डिवाइड करेंगे 11 6 6 4, फिर 2 के टेबल में और जाएगा ये 5 8 32, और ये हमारा किसका आ चुका है? 18 का होता है। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 18 गुणा 18 गुणा 18, तो जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी है? 36 सेंटीमीटर है, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। छोटा घन, छोटे घन की भुजा, और ये है बड़े घन की भुजा। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मूल घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कीजिए। अनुपात क्या है? घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात पूछा है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हम ले सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में 8 कर लेंगे। अब 6 मल्टीप्लाई में जो बड़े घन की भुजा है 36 मल्टीप्लाई 36, जो छोटे घन की भुजा है 6 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड में हमारा रहेगा 8, क्योंकि 8 छोटे घनों से मिलाकर। तो अगर हम कैंसिल करना चाहें 6 के टेबल में 6 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 18 18 2 36, 18 1 18 18 2 36, तो कुल मिला के 2 2 4, तो कुल मिला के 4 4 के 2 2 4 तो आ जाएगा 2। तो बड़े घन और छोटे घन का अनुपात रहेगा 1:2, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात रहेगा 1:2, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या दिया हुआ था, आयतन 46,656 वाले घन को एक 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है मूल घन का। अब एक छोटे घन में काट लिया जाता है, छोटे घन की भुजा आयतन दे रखा है तो भुजा क्या होती है a मान लेते हैं, तो आयतन होता है a³। 8 छोटे घनों में काटा जाता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, 5832 किसका घनमूल होता है 18 का। इसी तरह बड़े घन की भुजा निकालेंगे 36, बड़े घन और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया है, 1:2 आता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 16। जो ये क्लास है आपको YouTube पर जो कंसेप्ट वाइज इतना पूरा डिटेल से बताया हुआ है, एक एक सम आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है केबीएस पीआरटी की आरजे टीचिंग पर फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा हमारा, जो ये क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। 81 डिवाइड बाय 16 माइनस 3/4 25/9 की जो एक्सपोनेंट रहेगी -3/2 डिवाइड बाय 5/2 की एक्सपोनेंट रहेगी हमारी -3। इस सम को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें एक्सपोनेंट को प्लस करना है, अगर माइनस में है, फर्स्ट चेक द एक्सपोनेंट। इफ द एक्सपोनेंट इज अ माइनस देन चेंज द बेस। बेस इज गिवन 81 डिवाइड बाय 16। नाउ व्हेन वी चेंज 16/81, मैं इस बेस को चेंज करता हूं तो जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में हो जाती है। इसी तरह जो अंदर है मैं इसको करता हूं 9/25, तो एक्सपोनेंट हो जाती है प्लस में 3/2 डिवाइड बाय 5/2 को करता हूं मैं 2/5, एक्सपोनेंट हो जाती है प्लस में। ये हमारा इतना सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें दिखाई दे रहा है जो 16 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 होती है और 81 क्या होती है 3 की पावर 4, तो मैं इसका पूरा लिखता हूँ 2 की पावर 4 होल पावर 4 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई में बाहर है 3 की पावर 4। इसी तरह जो 9 है 3/9, 3 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है, मैं लिखता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 × 3/2 डिवाइड को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/5 का हो जाएगा 5/2 होल क्यूब। इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो जाती है, 2 का क्यूब लिखते हैं, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 और 3 का क्यूब होता है 27। मल्टीप्लाई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाती है, 3 का स्क्वायर होता है 27 और 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125। इसी तरह 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब होता है 8। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो एक्सपोनेंट माइनस में था इसको प्लस करने के लिए हमने बेस को चेंज कर दिया, जो न्यूमिनेटर था डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। इसके बाद मैंने देखा जो 16 है 2 की पावर 4 बन रही है, 81 3 की पावर 4, तो मैंने 2/3 की पावर होल पावर 4 ले लिया है। अब इसके बाद हमने इसको भी प्लस कर दिया, 9/25 प्लस हो गया
अब इसको भी 5/2 था, इसको 2/5 की होल पावर क्यूब ले ली है। इसके बाद मैंने देखा जो 9 और 25, 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो मैंने होल स्क्वायर बाहर ले लिया है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125। इसी तरह 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का जो क्यूब होता है 8। 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा 17 मैथ सेक्शन से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसीलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, स्टेटमेंट है चतुर्भुज एबीसीडी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी में सी कोण है 102 डिग्री और डी कोण है 58 डिग्री। ए और बी के समद्विभाजक परस्पर, ए और बी को जब आकर हम बांटते हैं, दो परस्पर मिलते हैं पी पर मिलते हैं, तो कोण एपीबी का मान निकालना है। एपीबी का मान हमें निकालना है। अगर हम चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज के अंतः कोणों का, ये चारों कोणों का योग होता है 360, जब कोण ए प्लस कोण बी कोण सी कोण डी बराबर होएगा 360। यहां से हम कोण ए बी सी का मान निकाल लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी। तो सी का कोण हमारे पास मान दे रखा है 102 डिग्री, प्लस में डी का मान दे रखा है 58 डिग्री बराबर 360। तो कोण ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखते हैं 360। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 160, तो कुल मिला के कोण ए प्लस कोण बी का मान हमारे पास आ जाता है 200 डिग्री। समद्विभाजक करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। कोण ए पूरा 100 डिग्री है, तो ये भी 50, इधर भी 50, तो इधर भी हमारा 50 डिग्री रहेगा और इधर भी क्या रहेगा 50 डिग्री। अब इसी तरह जो त्रिभुज एपीबी में लिखोगे, अब त्रिभुज एपीबी में कोण जो अंदर वाला, या अंदर वाला हम लिखेंगे कोण पीएबी प्लस कोण पीबीए, जो हमें तीसरा कोण जो हमें निकालना है एपीबी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। इधर भी हम 50 फुट करेंगे, इधर भी 50 फुट करेंगे, तो एपीबी का मान हमारे पास आ जाएगा 180 में से एपीबी 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 100 डिग्री माइनस करेंगे, तो एपीबी का मान हमारे पास आएगा 180 माइनस 100, तो 80 डिग्री हमारा आंसर रहेगा। जो ऑप्शन नंबर रहेगा बिल्कुल आसानी से हमने ये सम कर लिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या दिया हुआ था, एक चतुर्भुज दे रखी थी, उसमें सी कोण 102 डिग्री, डी कोण 58 डिग्री, हमारे पास कोण एपीबी का मान निकालना था। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान आ गया 200 है, तो कोण ए और बी 100 डिग्री है, तो अंदर वाला कोण ये भी 50 रहेगा, ये 50 एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से हम एपीबी का मान निकाल लेंगे। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री वो 80 डिग्री जो हमारा एंगल एपीबी रहेगा। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची। यदि वस्तु को वह 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेची जाती तो उसे 14% लाभ का लाभ होता। यदि वह वस्तु को 2650 रुपए में बेचता है तो
लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। रमन ने एक वस्तु को 8% पे बेचा, अगर वह 150 रुपए अधिक पर बेचता तो 14% का लाभ होता। अब हमारे पास रमन का लाभ परसेंट अभी प्रेजेंट टाइम में 8% है। लाभ अगर हम प्रॉफिट की बात करें, रमन के पास जो लाभ हुआ है वो 8% हुआ है। अगर वो इसमें 150 और ऐड कर देता तो लाभ उसमें 6% ऐड हो जाता। अगर हम बात करें लाभ का डिफरेंस, बात करें लाभ का अंतर बात करें तो 14% माइनस 8% इक्वल टू 150। तो यहां से हमारा कुल मूल्य आ जाएगा कितना है, अगर हम बात करें तो 6% मल्टीप्लाई एक्स, तो टोटल वस्तु का जो क्रय मूल्य है हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि लाभ आ चुका है 150। अब लाभ परसेंट और क्रय मूल्य निकाल देंगे। हमारे पास लाभ परसेंट का फार्मूला भी हमारे पास होता है लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हमारे पास अब इस सब में क्या है, लाभ दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है गुणा में, अब इसको हम सवाल बनाना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, फॉर्मूला लाभ परसेंट गुणा में क्रय मूल्य 150 मल्टीप्लाई 100। अब लाभ परसेंट कितना है हमारे पास, 6% है, गुणा में क्रय मूल्य, यहां से हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं वस्तु का 150 मल्टीप्लाई 100। 6 की टेबल में काटेंगे तो 25, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2500 रुपीज आ चुका है हमारा क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है वस्तु को 2650 रुपए में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 2650 रुपए है। एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदे और 2650 में बेचे, तो जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो लाभ है कितना होगा, 2650 माइनस में 2500, तो कुल मिलाकर हमारे पास 150 रुपए का 150 का लाभ आया है। तो पूरे जो ट्रांजैक्शन हुई है तो लाभ परसेंट निकाले, तो लाभ परसेंट लाभ बटा में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य गुणा में 100। जो लाभ हुआ है 150, क्रय मूल्य है हमारा, वस्तु खरीदी गई 2500 में, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो 6% जो हमारा लाभ रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, अगर वह वस्तु को 150 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 8 की बजाय 14% का लाभ होता। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, लाभ का परसेंटेज निकाल लिया। मान लिया हमने क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य, वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहले क्रय मूल्य हमारे x रुपए x मान लिया हमने, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ गुणा में 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हम बराबर भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लाभ परसेंट गुणा में क्रय मूल्य गुणा में लाभ गुणा में 100। तो क्रय जो लाभ परसेंट है वो 6% है, 6 के टेबल में 25 पे कटेगा तो 2500 जो क्रय मूल्य है, और वस्तु हमने बेची है 2650 रुपए में, जो हमारा लाभ आया है पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे जो व्यापार में 150 रुपए का, और लाभ प्रतिशत यहां से हम निकाल सकते हैं पूरे ट्रांजैक्शन में 6%, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ यदि समीकरण आगे वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th क्लास से एक सम उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा प्यारे बच्चों, यदि समीकरण एक द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 के मूल समान है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। मूल समान, जब कंडीशन मूल समान दी है तो हमने डी निकालने का हमारा फार्मूला होता है डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसे यहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण
1 और 2 की तुलना करने पर 2 की तुलना समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करें तो हमारे पास a की वैल्यू आती है q माइनस आर, जो b की वैल्यू आती है r माइनस पी और c की वैल्यू आती है p माइनस क्यू। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दोनों मूल बराबर है तो फॉर्मूला आता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू जो हमारे पास है r माइनस पी पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, ये है q माइनस आर गुणा में c है p माइनस क्यू। इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी a माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्यू को p से करेंगे पी क्यू, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू का स्क्वायर, माइनस आर को p के साथ करेंगे माइनस आर पी, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस आर क्यू। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, जो भी इक्वल टू हम 0, इन सभी को मैं 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp प्लस माइनस माइनस 4pq माइनस माइनस प्लस 4q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4rp माइनस प्लस माइनस 4rq। इसके बाद हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन वही बनेगी जो इक्वेशन नंबर a प्लस बी प्लस सी का पूरे का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। इसी तरह की इक्वेशन हमारी बनेगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर, जो हमारी ये इक्वेशन रहेगी। अब हमारे पास थोड़ा और सोल्व करते हैं। हमारे पास माइनस का 2rp है प्लस का 4rp है, तो अगर इसको हम सोल्व करें, प्लस का 4rp में इससे माइनस का 4rp घटाएं तो प्लस का 2rp रह जाता है और ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाती है। तो कुल मिला के रहेगी माइनस 4rq। अब जो हमारी टर्म रहती है आर स्क्वायर पी स्क्वायर, अगर इन दोनों में से माइनस होती है तो कोई यहाँ माइनस निशान आता है, इट मींस ये भी प्लस की है ये भी प्लस। थर्ड टर्म जो हमारी ये टर्म है तो ये लिखेगी रहेगी माइनस का 2q का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई rp प्लस 2 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई माइनस 2q प्लस 2 मल्टीप्लाई हमारा जो सम रहेगा ये 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई माइनस 2q। तो हमारी जो आइडेंटिटी रहेगी r प्लस में p माइनस 2q, r प्लस p माइनस 2q पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं 0 को, r प्लस p माइनस 2, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, तो r प्लस p इक्वल टू 2q, ये हमारा आंसर रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें दे रखा था हमें, यदि समीकरण r q माइनस r होल स्क्वायर r माइनस पी एक्स प्लस p माइनस q बराबर 0 है, तो दोनों मूल बराबर है तो फॉर्मूला हमारा d का रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने
द्विघात समीकरण के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करवाया। यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू आई हमारे पास क्यू माइनस आर, बी की वैल्यू आई आर माइनस बी और सी की वैल्यू आई पी माइनस क्यू। यहाँ से हमने ये आइडेंटिटी, बाद में आइडेंटिटी बनेगी, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हमने आइडेंटिटी खोली a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमने क्यू को p के साथ किया p क्यू, क्यू को माइनस क्यू के साथ किया माइनस क्यू स्क्वायर, r को p के साथ किया माइनस rp, r को क्यू के साथ किया rq। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा r स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2rp। अगर 4 को p के साथ करें माइनस 4 को तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारा, और प्लस माइनस 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 फिर प्लस हो जाता है। और फिर हमने क्या कर दिया है, प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ से प्लस का 4rp आता है, यहाँ माइनस का 2rp था, हमने कैंसिल करके 2rp कर दिया। यहाँ से ये आइडेंटिटी बन चुकी है पूरी r प्लस p माइनस 2q, और होल स्क्वायर वाला 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, या स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो r प्लस p इज इक्वल टू 2q, जो ऑप्शन नंबर जो बी आपका सही रहेगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, ये घनाभ क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा 20 मैथ का सॉल्यूशन का जो ये लास्ट क्वेश्चन था, जो इस एग्जाम को देखने के बाद पता लग रहा है कि जो केबीएस 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था किस लेवल का आया था, और 2018 के बाद तो कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। तो इस बार केबीएस को हमें पार करना है, क्रैक करना है, तो काफी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 रहेगा उसका सॉल्यूशन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 1:2:1:2:3 का अनुपात है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करो। घनाभ की लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो अनुपात है 1:2:3 है। अगर उसकी साइड हम 1x 2x और 3x माने तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × l × b प्लस में b × h प्लस h × l। और जो गिवन एरिया है हमारे पास है 1100 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन निकालना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 × l की वैल्यू है 1x × 2x, 2x × 3x, 3x × 1x, 1100 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। 2 की टेबल में ये कटेगा 550, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1x को 2x के साथ करेंगे 2x का स्क्वायर, 2x को 3x के साथ करेंगे 6x का स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर। तो इन सब को जोड़ने के बाद आता है 11x स्क्वायर इक्वल टू 550। तो 11 की टेबल में हमारा जाएगा 50 पर x, 50 स्क्वायर रूट होता है 5√2, क्योंकि 50 को ले सकते हैं 25√2, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और √2 किसी का नहीं होता। तो 5√2 हमारी पास आ चुकी है x की वैल्यू। तो यहां से l भी h निकाल सकते हैं, जो l है 1 × 5√2, b है 1 × 2 × 5√2, h है हमारी 3 × 5√2। तो 5√2, 10√2, 15√2। यहां से हम आयतन निकालेंगे। जो घनाभ का आयतन रहेगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है हमारी लंबाई है 5√2
चौड़ाई देखते हैं प्यारे बच्चों कितनी है 10√2 और जो ऊंचाई है 15√2 मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो की जीरो पहले लगा लेते हैं। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। √2 और √8 होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। और रूट जो 4 होता है वो किसका होता है, पूरा पूरा 2 का होता है, 2√2। इसको लिखते हैं 1500 √2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या रहेगा, आयतन रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक घनाभ का आयतन निकालना है। एक घनाभ जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो है 1:2:3 है। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था 1100 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें हम क्या निकालेंगे, घनाभ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। तो LB L हो गया 1x, B हो गया 2x प्लस में 2x × 3x प्लस 3x × 1। तो 1x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 3x से करेंगे 6x स्क्वायर प्लस में 3x को 1x से करेंगे, हमारे पास आ जाता है 3x स्क्वायर। तो कुल मिला के 11x स्क्वायर आ जाता है। तो 11 की टेबल में 50 पे कटेगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 502। तो यहाँ से LBH की वैल्यू आ जाती है 502। 2 को 5 से करेंगे 1002, 3 को 5 से करेंगे 1502। ये आयतन निकाल लेंगे 5 × 10 50, 50 को 15 से करेंगे 750, 2√2 8 आ जाता है। √2 को लिख सकते हैं 2√2। तो 1500√2 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। इसी तरह आज की इस वीडियो में हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 का जो मैथ का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखते हो तो आपके जो मैथ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा जो 2023 में होने वाली है उसमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।